गुड मॉर्निंग बच्चों, संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हमारा ये पार्ट काफ़ी लंबा है इसलिए कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको पढ़ना है। तो आज हमारा पार्ट 4 चलेगा। ठीक है, पार्ट 1 ही पढ़ा रही हूँ अभी मैं। ठीक है, तो इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो समाज का उद्गम एवं विकास कैसे हुआ। ठीक है, समाजशास्त्र का समाजशास्त्र का उद्गम एवं विकास आज का हमारा टॉपिक है ये। ठीक है बेटा, समाजशास्त्र का उद्गम एवं विकास कैसे हुआ। जो व्यक्ति अपने स्वभाव से, व्यक्ति का जो स्वभाव होता है उसी के कारण व्यक्ति के अंदर क्या होती है, जिज्ञासा प्राणी होती है। जिज्ञासा प्राणी होती है क्योंकि उनका जो स्वभाव होता है व्यक्ति का वो क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसी जिज्ञासा प्रवृत्ति के कारण उनमें प्रारंभ से ही अपने समय प्रचलित विविध प्रकार की सामाजिक, मतलब जो व्यक्ति के अंदर जो मतलब स्वभाव होता है उसी के कारण वो क्या समय के आधार पर उसके सामने जो भी कठिनाइयाँ या जो भी संघर्ष या एक दूसरे का सहयोग करना या आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति या उन सभी समस्याओं को समझने की क्षमता उनके अंदर होती है। ठीक है, भारत के प्राचीन ग्रंथों में समाज के विभिन्न पहलुओं में का उल्लेख विविध प्रकार से किया गया है। जो हमारा समाज है उसमें विविध प्रकार की प्रणाली है। ठीक है, जैसे वेद साहित्य, वैदिक साहित्य, हिंदू साहित्य या हिंदू शास्त्रों जैसी उपनिवेशों, महाभारत और गीता आदि ग्रंथों में इन्हें वर्णित किया गया है। ठीक है, तो हमारे समाज में क्या हिंदू धर्म है, ग्रंथ है, महाभारत है, वैदिक साहित्य है और उसी के साथ साथ इन्हें क्या वर्णों में भी विभाजित किया गया। जैसे वर्ण हो गया, व्यवस्था होगी, जाति होगी या जो भी परिवार, संयुक्त परिवार क्यों रहता है या एकल परिवार क्यों रहता है, तो ये सब क्या मनुष्य या उसके जो हमारा समाज है उसके अंदर ये सब चीज़ें आती है और ये क्या मनुष्य के स्वभाव से प्रेरित होती हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारा समाज का उद्गम एवं विकास किस लिए हो, क्योंकि जो मनुष्य का है वो स्वभाव क्या, सबका स्वभाव, सबके स्वभाव की जिज्ञासा प्रणाली अलग अलग होती है। तो इसीलिए क्या हमारे समाज का उद्गम या विकास हुआ है। तो इसमें क्या अरस्तु की पुस्तक भी है, हमारे राइटर है अरस्तु, उन्होंने अपनी पोर्टिकल और प्लेटो की जो मतलब जो अरस्तु थे उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी अरस्तु ने। पॉलिटिक्स थे, सॉरी, अरस्तु की जो बुक थी वो कौन सी थी, पॉलिटिक्स थी, और प्लेटो की रिपब्लिक। रिपब्लिक, ठीक है, और फिर हमारा था कौटिल्य। ये तो आपको सबको याद है, कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र। ठीक है,
तो क्या जो हमारा समाज का उद्गम हुआ वो उसमें भी उन्होंने क्या, अरस्तु ने पॉलिटिकल्स और प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी थी। ऐसे ही हमारे कौटिल्य थे, उन्होंने क्या, अर्थशास्त्र लिखा। आदि ऐसे ग्रंथ है जिनमें समाज के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की गई। और ये जो हमारी सारी पुस्तकें हैं उसमें क्या, जो हमारा समाज है या समाज में जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी बात, तो उसका क्या इनमें वर्णन किया गया है। हमारे समाज की ग्रंथ इन पुस्तकों में मिलेंगे आपको। ठीक है बेटा। उसके बाद है हमारा बौद्धिक विचार, दूसरा पॉइंट। बौद्धिक विचार जिनकी समाज शास्त्र की रचना में भूमिका है। इन सब की क्या, बौद्धिक विचार, जो हमारे बौद्धिक विचार है उनमें क्या, समाज शास्त्र की जो अनेक रचनाओं की भूमिका ली गई है। तो इसमें 19वीं शताब्दी में समाज शास्त्र के विकास में अनेक बौद्धिक ग्रंथ, बौद्धिक एवं भौतिक परिस्थितियों का वर्णन किया गया है या परिस्थितियों ने सहयोग प्रदान किया गया है। जो हमारे समाज में बौद्धिक विचार थे या समाज शास्त्र की जो रचना थी उसमें क्या, जो 19वीं शताब्दी थी उसमें इसमें भौतिक और बौद्धिक दोनों परिस्थितियों में इसकी सहायता या सहयोग प्रदान किया गया है। जिनमें 4 बौद्धिक परिस्थितियां थी, जिनकी 4 बौद्धिक परिस्थिति थी, और वो किसने कहा था, टी.बी. बटोमोर ने। टी.बी. बाटा इन्होंने इसकी क्या 4 परिस्थितियां बताई। जो बाटामोर थे उन्होंने क्या, जो हमारे बौद्धिक विचार थे या भौतिक विचार थे उनकी क्या 4 परिस्थितियां बताई। और इसमें जो बौद्धिक परिस्थितियां थी उसमें बीटा मोर का सहयोग था, मतलब योगदान था। और महत्वपूर्ण परिस्थितियां इन्होंने निम्नलिखित या निम्न बताई है। तो जो हमारी बौद्धिक परिस्थितियां हैं वो इन्होंने कितनी बताई, 4 बौद्धिक परिस्थितियां बताई। ठीक है। टी.बी. बाटामोर ने जो बौद्धिक विचार की या भौतिक परिस्थितियां बताई वो कितनी बताई, 4 बताई इन्होंने। 4 भागों में बांटा। ठीक है। इनकी जो परिस्थितियां उन्हें क्या 4 भागों में बांटा। कौन कौन से, ये आपको समझ में आया इतना। जो हमारी ये सारी पुस्तकें, अरस्तु ने पॉलिटिकल और प्लेटो ने रिपब्लिक और कौटिल्य ने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र। तो इनमें क्या हमारे समाज के जो भी ग्रंथ है वो इनमें पाए जाते हैं। तो हमारा टॉपिक इसमें जो ये वाला चल रहा है इसमें टी.बी. बटोर हमारे राइटर हैं, विद्वान हैं, उन्होंने क्या है इसको 4 भागों में, कौन कौन से 4 भागों में बांटा है। राजनीतिक का दर्शन, पहला हमारा क्या था, राजनीतिक दर्शन, और दूसरा था हमारा इतिहास का दर्शन। चौथा है हमारा उद विकास के जैविक सिद्धांत। जैविक सिद्धांत। चौथा है हमारा सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारात्मक आंदोलन। सामाजिक एवं राजनीतिक
राजनीति है, राजनीतिक का सुधारात्मक आंदोलन। ठीक है, तो इन्होंने क्या, इसको 4 भागों में बांटा गया है। जो हमारे भौतिक विचार है या भौतिक परिस्थितियां हैं उनको टीबी बार्टोमोर ने 4 भागों में या 4 भागों में इन परिस्थितियों को बांटा है। कौन कौन सा? राजनीतिक का दर्शन, इतिहास का दर्शन और उद विकास के जैविक सिद्धांत और सामाजिक और राजनीतिक सुधारात्मक आंदोलन। मतलब हमारे समाज में क्या क्या आर्थिक या राजनीतिक उनके सुधार सकते हैं या ऐसे विचार या ऐसा इनको वर्णन किया गया है जिससे कि हमारे समाज में डेवलपमेंट या उसमें इम्प्रूव हो सके। ठीक है, फिर हमारा 3rd पॉइंट है, ये आपको समझ में आ गया इतना? अब हमारा 3rd पॉइंट चलेगा। भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका इसकी भौतिक है और उसकी क्या बौद्धिक थी। मैंने आपको अभी पढ़ाया है कि इसमें भौतिक और बौद्धिक परिस्थितियां इसे कहा गया है। कौन कौन सी? भौतिक और बौद्धिक परिस्थितियां। पहले मैंने क्या पढ़ाया था आपको? बौद्धिक परिस्थितियां। अब आपका क्या है? भौतिक मुद्दे की जिनकी समाजशास्त्र में रचना की गई है। ठीक है, तो इसमें है आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में सहायता। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व सामाजिक सर्वेक्षण कहा गया है। जो इसका दूसरा सहयोग प्रदान किया गया है या इसकी रचना की गई है वो सर्वेक्षण की गई है, जिससे 2 प्रमुख स्रोत है और इसके 2 प्रमुख स्रोत भी माने गए थे। प्रथम, यह विश्वास की प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति को सामाजिक घटनाओं एवं मानव क्रियाकलापों के अध्ययन में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इन दोनों विश्वासों के परिणाम सब। और फिर दूसरा है, यह विश्वास की गरीबी प्राकृतिक या देवीय प्रकोप नहीं। मतलब इन्होंने कहा कि जो गरीबी की प्राकृतिक है वो क्या देवीय प्रकोप नहीं है, अपितु मानव प्रयास द्वारा इसे दूर किया जा सकता है। मतलब इन्होंने कहा जो गरीबी हमारी बौद्धिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र में क्या भूमिका निभाई गई है। पहला था हमारा कि समाजशास्त्र वह है जो विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति को सामाजिक जो समाज में जो घटनाएं होती है एवं मानव क्रियाकलापों के अनुसार उसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा था हमारा गरीबी को दूर करना, कि मनुष्य कहता है गरीबी देवी की देन है या भगवान की देन, नहीं, गरीबी को क्या मनुष्य दूर कर सकता है। तो इसमें भी इन्होंने अनेक विद्वानों ने सब अपना अपना अलग अलग मत दिया था। ठीक है, फिर इसमें हमारा वैज्ञानिक क्रांति, जो हमारे पॉइंट है वो है वैज्ञानिक क्रांति। तो इसमें कहा गया है कि वैज्ञानिक क्रांति के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक पद्धति की श्रेष्ठता सिद्ध हो चुकी है। मतलब वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार जो विज्ञान है वो क्या हमारी उसकी जो पद्धति है वो सर्वश्रेष्ठ हो चुकी है। मतलब उसे काफ़ी मात्रा में फैल चुकी है और पश्चिमी यूरोप में नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं। और इसके क्या जो पश्चिमी यूरोप है उसमें क्या इसके नए नए आविष्कार हो रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक क्रांति आई है। और इन्होंने क्या करा, अपने समाज को बढ़ाने के लिए उन्होंने नए नए आविष्कार करने प्रारंभ कर दिए। और उस ये अध्ययन के लिए तथ्यों के अवलोकन, वर्गीकरण और विश्लेषण की यह धारणा बना चुके हैं कि यह पद्धति समाज एवं सामाजिक जीवन के अध्ययन के लिए उपयोगी एवं आवश्यक सामग्री है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा पॉइंट है प्रौद्योगिकी।
इसमें क्या कहा गया, इसमें भी ये कहा गया है कि वैज्ञानिक आविष्कारों का उत्पादन यंत्रों के क्षेत्र में प्रयोग होने लगा। मतलब इसका मतलब है प्रौद्योगिकी के कारण है, मतलब जैसे कपड़े सिलाई वगैरह बुनाई, तो कपड़ों की बुनाई के क्षेत्र में वह महत्वपूर्ण योगदान होने लगा। उसने क्या करा, मशीनों के नए नए आविष्कार करने शुरू कर दिए और इससे ही क्या एक नई क्रांति का जन्म होता है। जब हमारे क्या मशीनों के लिए, कपड़े बुनने के लिए नई नई मशीनों का प्रयोग करने लगे, उससे ही क्या नई क्रांति का जन्म होता है। और इसी प्रकार यंत्रों को चलाने के लिए शक्ति के नए साधन भी खोजे जाने लगे, जैसे भाप, डीजल आदि। इससे उत्पादन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी क्रांति का सूत्रपात हुआ। और इससे क्या, जब डीजल और भाप के इंजन का प्रयोग होने लगा तो उससे क्या हमारी जो प्रौद्योगिकी है उसमें उन्नति होने लगी। दूसरा है हमारा औद्योगिक क्रांति, तीसरा पॉइंट। औद्योगिक क्रांति, इसमें क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति में विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से औद्योगिक क्रांति को जन्म हुआ और बड़ी मशीनें द्वारा वृहत उत्पादन स्तर प्रारंभ हुआ। और इसका जो पुराने लघु उद्योग थे या कुटीर उद्योग थे उसको क्या इसने उन्नति की ओर ले जाना शुरू कर दिया और सामाजिक व्यवस्था चल बनाने लगी। और क्या वहाँ की जो व्यवस्था थी वो क्या समाप्त होने लगी। उन्होंने कहा कि जो पुरानी लघु था वो क्या धीरे धीरे समाप्त होने लगा और वहाँ की जो व्यवस्था थी वो क्या डगमगाने लगी। औद्योगिक क्रांति में बड़ी संख्या में श्रमिकों का सहकेंद्र बढ़ गया। कृषि के स्थान पर उद्योग धन का स्रोत बन गया। मतलब पहले क्या लोग थे कि सिर्फ कृषि पर आधारित होते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या करा उन्होंने, औद्योगिक जैसे कपड़ा बुनना, सिलाई करना या जो भी छोटे छोटे यंत्र बनाना, तो उससे क्या उन्होंने एक नया मोड़ ले लिया और उसमें अपने उद्योग क्या प्रारंभ कर दिए। ऐसे ही एक क्या नई क्रांति ने इसमें भी जन्म ले लिया। तो इससे क्या नई सामाजिक संरचना की आवश्यकता महसूस होने लगी और बढ़ती हुई बेकारी और गरीबी तथा श्रमिक की निम्न दशा ने सामाजिक विचारकों को प्रेरित किया और वे तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का पुनः विचार करने लगे। और उन्होंने क्या गरीबों को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया कि हमें कुछ ना कुछ व्यवसाय या उद्योग करना चाहिए। और धीरे धीरे क्या सब लोगों ने इसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद है हमारा पॉइंट, हमें यूरोप में समाजशास्त्र के आरंभ, फोर्थ पॉइंट है हमारा। हमें यूरोप में समाजशास्त्र के आरंभ और विकास को क्यों पढ़ाना पड़ा। पढ़ना पड़ा, क्यों पढ़ाना चाहिए। हमें यूरोप में समाजशास्त्र के आरंभ और विकास को क्यों पढ़ाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि यूरोप में समाजशास्त्र के प्रारंभ और विकास का अध्ययन किया गया। मतलब यूरोप में समाजशास्त्र का प्रारंभ में ही क्या अध्ययन किया गया और हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। और ये अध्ययन करना क्या हुआ, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि इसका प्रमुख कारण यह था कि समाजशास्त्र के अधिकांश मुद्दे उस समय की बात करते थे जब 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोपीय समाज में औद्योगिकरण एवं पूंजीवाद के आगमन से क्रांतिकारी परिवर्तन होने प्रारंभ हुए। और उसमें क्या जो हमारा समाजशास्त्र को हमें प्रारंभ में ही क्यों पढ़ना पड़ा, क्योंकि जो हमारे औद्योगिक क्रांति थी उसमें क्या हुआ, पूंजीवाद के आगमन, मतलब जो भी उद्योग होने लगा उसका क्या पूंजीवाद हुई, वहाँ पर क्या पैसा वेस्ट होने लगा और उसके आगमन की क्या क्रांति में जो
परिवर्तन होने लगे, तो उसे देखकर क्या हम लोगों ने सोचा कि समाजशास्त्र का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। शहरीकरण की प्रक्रिया, कारखानों के उत्पादन इत्यादि मुद्दे न केवल यूरोप अपितु सभी आधुनिक समाजों के लिए प्रासंगिक थे। औद्योगिक क्रांति के अतिरिक्त फ्रांसीसी क्रांति तथा ज्ञानदेही जैसे मुद्दे भी यूरोप से ही जुड़े हुए थे, और जो औद्योगिक क्रांति के साथ साथ ज्ञानदेही जो मुद्दे थे वो भी क्या यूरोप से जुड़े हुए थे। इसीलिए सबका पूरा विश्वास उन पर गहरा प्रभाव डालने लगा। और भारतीय समाज के जो लोग थे, अतीत थे, वो क्या अंग्रेजी पूंजीवाद या उपनिवेशवाद के इतिहास से घनिष्ठ रूप से जुड़ गए थे। इसलिए भारत जैसे देश में समाजशास्त्र को समझने हेतु उन्होंने क्या अनेक प्रयास किए, और उन्होंने यूरोप में समाजशास्त्र के प्रारंभ और विकास को पढ़ना शुरू कर दिया या पढ़ना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम यूरोप के समाजशास्त्र को नहीं पढ़ेंगे तो जो भारतवासी लोग हैं वो धीरे धीरे क्या अपने समाज में जो उन्नति का दौर था वो खत्म होते देखते चले गए थे। मतलब उन्हें लगा कि कहीं हमारे देश में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं या जो भी है विकास होगा वो रुक ना जाए। इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें यूरोप के समाजशास्त्र को पढ़ना या उनके विकास जो शुरू में ही मतलब आरंभ में किया गया था उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर अब भारत में समाजशास्त्र का विकास। समाजशास्त्र का विकास। भारत में समाजशास्त्र का संस्थागत विषय के रूप में विकास हुआ, और ये विकास कब हुआ? 1919 ईस्वी में इसका क्या भारत में इसका विकास हुआ। ये प्रोफेसर प्रोटिक गेडिस नामक अंग्रेज समाजशास्त्री की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ था। और उन्होंने क्या जो मुंबई में विश्वविद्यालय था उन्होंने क्या उसमें स्नातक मतलब इन्होंने इसमें एमए की थी, और समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया था। जो हमारे प्रोफेसर प्रेटिक है उन्होंने क्या करा था, मुंबई में इसका अध्ययन करना शुरू कर दिया था समाजशास्त्र का। ठीक है, भारत में समाजशास्त्र का विकास उपनिवेशवाद, आधुनिक पूंजीवाद एवं औद्योगिक का परिणाम माना जाता था। जो हमारे भारत में इसका विकास हुआ वो पूंजीवाद के लिए, औद्योगिक के लिए और उनके विकास होने के लिए इसे माना जाता था। 19वीं शताब्दी में भारत में यूरोप साम्राज्य का अतीत देखा, और 19वीं शताब्दी में क्या था, जो भारत ने क्या यूरोप का साम्राज्य था वो उसके क्या अतीत देखे थे। इसलिए इन्होंने सोचा कि भारत में साम्राज्य का विकास होना भी बहुत जरूरी है, और इसलिए 1919 में इसका विकास प्रारंभ कर दिया था। यद्यपि भारत में औद्योगिक का प्रभाव उतना नहीं था जितना कि सामाजिक परिवर्तनों को समझने के लिए प्रासंगिक माना गया। उनके एक एवं भारतीय समाजशास्त्रियों द्वारा आदि समूहों, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के अध्ययनों से भारत में समाजशास्त्र की नींव मजबूत हो गई। और इन्होंने क्या करा, जो भारत में जो समाजशास्त्र या उनके समूह थे या ग्रामीण थे, तो उन्होंने क्या करा, एक ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के अध्ययन से उन्होंने क्या करा, समाज जो भारत में समाजशास्त्र था उसका क्या नींव मजबूत होती चली गई। मतलब ग्रामीण जो थे लोग थे या नगरीय लोग थे, उन्होंने क्या करा, समाजशास्त्र की जो नींव थी उसे मजबूत होते देखना शुरू कर दिया। भारत में समाजशास्त्र का महत्व। ऐसे ही भारत में क्या समाजशास्त्र का महत्व भी काफी योगदान रहा। भारत जैसे देश में समाजशास्त्र को अत्यंत महत्वपूर्ण विषय माना गया, और जो हमारा देश है उसमें क्या समाजशास्त्र को एक महत्वपूर्ण विषय माना गया है। ग्रामों की प्रधानता होने के नाते यह कार्यक्रमों की जो हमारे ग्रामीण में जो कार्य हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, समाज के कारण या समाजशास्त्र के कारण वह उन्नति की ओर अपने कार्य को सफलता दे रहे हैं। समाजशास्त्र उपलब्ध कराता है कि भारत में समाजशास्त्र प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण के विकास का उद्गम हुआ, और जो समाजशास्त्र है वही क्या
उसका विकास प्रेरित करता है कि समाजशास्त्र में जो प्रजातंत्र है उसको, क्या हमारे देश में प्रजातंत्र है तो ये क्या कर रहा है, उसका दृष्टिकोण से उसका उद्गम या उसका विकास करता है। इसमें कहा गया है कि जो सामाजिक असमानता को समझने या असमानता को समझने की इच्छा रखता है वो अपराधी व्यवहार को समझना, मतलब जो हमारे समाज में जो व्यक्ति रहते हैं वो समाज में क्या समानता और असमानता या अपराधी को समझने की इच्छा रखता है, या राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, मतलब उनके अंदर क्या, उनका स्वभाव कैसा होता है कि उनके अंदर यह जिज्ञासा है कि राष्ट्रीय एकता क्या है, या मतलब हमारे समाज में क्या समानता होनी चाहिए या असमानता होनी चाहिए, तो वो क्या उसको एकता बनाए रखने की जिज्ञासा रखता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहित समाज के कमजोर वर्ग की समस्याओं के निदान तथा सामाजिक संतुलन स्थापित करने में सहायता देता है। जो हमारे समाज में जो वर्ग है, अनुसूचित जाति है, वो गरीबी में जो आते हैं या समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको समझने की कोशिश या उनके अंदर जिज्ञासा होती है। उसके बाद है समाजशास्त्र की प्राकृतिक। ठीक है, समाजशास्त्र की प्राकृतिक, इनमें भी क्या सामान्य जो लोग होते हैं उनके अनुसार क्या भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र तथा प्राणी विज्ञान जैसे विषयों को ही विज्ञान माना गया है। और इन्होंने क्या कहा है, जो प्राकृतिक हमारे जो समाजशास्त्र की प्रकृति है उन्होंने क्या कहा, जो हमारे भौतिक विकास है या राजनीतिक शास्त्र है या रासायनिक विज्ञान है उनको ही क्या उन्होंने इसकी प्रकृति माना गया है। और परंतु यह धारणा भ्रम है, ये क्या एक भ्रमित है, ये एक धारणा सत्य नहीं है कि वास्तव में किसी भी विषय को उसकी विषय वस्तु के आधार पर विज्ञान अथवा कला की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। और उन्होंने कहा कि यह सत्य नहीं है कि किसी भी विज्ञान को कला और साहित्य की श्रेणी में या विज्ञान की श्रेणी में हम रख सकते हैं। यदि ऐसा होता तो भौतिक शास्त्र तथा रासायनिक शास्त्र दोनों को एक ही नाम या एक ही विज्ञान के कैसे दिया जा सकता है, मतलब इनको एक ही नाम दिया जा सकता था अगर ऐसा होता तो। वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता, और उसे क्या वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र की प्रकृति के मूल्यांकन के लिए सर्वप्रथम विज्ञान के अर्थ और विशेषता का निर्धारण किया जा सकता है तथा फिर उसी कसौटी पर समाजशास्त्र की प्रकृति का मूल्यांकन किया जा सकता है। और इन्होंने कहा कि जो हमारे समाज का जो अर्थ है या उसकी परिभाषा है उसका क्या विश्लेषण किया जा सकता है और उसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारे जो समाजशास्त्र की प्रकृति का उस पर क्या मूल्यांकन किया जा सकता है इसी आधार पर। इसने कहा कि विज्ञान का अर्थ और परिभाषा भी दी गई है इसमें। और उन्होंने कहा कि जो हमारे ग्लिन थे उन्होंने कहा विज्ञान का वास्तविक प्रतीक क्षेत्र उस क्षेत्र से है जिस पर हम अनुबंधन करना चाहते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि हमारा जो प्राकृतिक है, समाजशास्त्र की प्राकृतिक है, वो उस क्षेत्र पर निर्धारित करती है जिस पर हम क्या करते हैं, अनुबंधन करना चाहते हैं। इसमें कुछ फिर है समाजशास्त्र एक विज्ञान है। और इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। फिर है समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में विद्वानों में मतभेद हुए और इन्होंने कहा इस पर क्या विद्वान जो थे उनके क्या मतभेद होते थे, मतलब बातचीत होती थी क्या सामाजिक एक विज्ञान है। तथापि अधिकांश विद्वान इसे विज्ञान ही मानते थे। और समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्ट, कल मैंने जब पढ़ाया था आपको, ऑगस्ट कॉम्ट ने इसे विज्ञानों की रानी कहा है। मतलब सामाजिक विज्ञान को, जो समाजशास्त्र का एक विज्ञान है, कुछ लोगों ने क्या इस पे
मतलब जो विद्वान थे वो इस पे क्या मतभेद करते थे, और किसी ने तो इसे विज्ञान कहा है, लेकिन ऑगस्ट कॉम्ट ने क्या कहा, इसे विज्ञान की रानी कहा है। समाजशास्त्र वास्तविक प्राकृतिक। समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है, अर्थात विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को वास्तविक प्राकृतिक कहा गया है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र क्या विज्ञान है या समाजशास्त्र वास्तविक प्राकृतिक का विज्ञान है। यह रॉबर्ट विटेंस ने कहा है के द्वारा निम्नलिखित समाजशास्त्र को वास्तविकता का प्रदान या वास्तविक प्राकृतिक कहा गया है। कुछ विद्वानों ने कहा कि समाजशास्त्र क्या था, वास्तविक प्राकृतिक है या समाजशास्त्र एक विज्ञान है। कुछ विद्वानों ने कहा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, कुछ विद्वानों ने कहा कि समाजशास्त्र वास्तविक प्राकृतिक है। तो इसमें समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। सभी जो राइटर थे, जो विद्वान थे, उन्होंने क्या सब अपनी अपनी भाषाएं परिभाषाएं अलग अलग कहा गया। इसमें कहा कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र को इन्होंने वास्तविक सामाजिक विज्ञान कहा है और न कि प्राकृतिक विज्ञान। दूसरों ने कहा कि समाजशास्त्र तथ्यात्मक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं। और कुछ राइटर ने कहा कि समाजशास्त्र तथ्यात्मक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। और कुछ ने कहा समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। कुछ राइटरों ने कहा कि समाजशास्त्र जो है वो क्या अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। और समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। मतलब कुछ राइटर ने कहा कि जो हमारा समाजशास्त्र है वो विशुद्ध है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। और कुछ ने कहा समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशिष्ट विज्ञान। सामान्य और विशिष्ट विज्ञान दोनों, मतलब कुछ राइटर कह रहे हैं कि जो हमारा समाज विज्ञान है वो क्या है, वो सामान्य विज्ञान है, ना कि विशिष्ट विज्ञान। तो सब राइटरों ने क्या कहा, अपने मत भेद किए हैं इन सबको करने में। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो हमारे समाजशास्त्र है वो वास्तविक प्राकृतिक है या नहीं। सबके जो तथ्य थे या मतभेद थे वो क्या सबके अलग अलग थे। ठीक है बेटा, तो ये आपको सारे समझ में आए। चलो, जो भी आपको अगर कोई भी टॉपिक समझ में ना आ रहा तो आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, इससे आगे का एक हमारा पार्ट और बनेगा। अभी इसमें एक थोड़ा सा और रह गया इसमें, वो मैं कल आपको समझाऊंगी। थैंक यू।